बच्चों, आज के भाग में हम जो शुरुआत आज करेंगे या पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम है म्यांमार, या इसी को बर्मा कहा जाता है। प्राचीन समय में बर्मा बोला जाता था, लेकिन उसका अब जो बदलाव या परिवर्तित नाम म्यांमार हो गया है। तो आज उसी म्यांमार के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे। इसके बारे में थोड़ी सी भूमिका आपको पिछले चैप्टर में या पिछले भाग में आपको बता दिया गया था। तो आज हम म्यांमार के संबंधित कुछ जानकारियां प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है म्यांमार में लोकतंत्र। म्यांमार भी एक उपनिवेश देश था ब्रिटेन का। उसके बाद में 4 जनवरी 1948 को आंग सान के नेतृत्व में म्यांमार स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। और स्वतंत्र घोषित करने के बाद में वहाँ के जनजातीय समूह थे, वहाँ के जनजातीय लोग थे, उनके समर्थन में या उनके सहयोग में वहाँ पर लोकतंत्र का संचालन हो रहा था। उसके संचालन के बाद में धीरे धीरे अगला चुनाव जो हुआ वो 1951, 1956 और 1960 में चुनाव लोकतंत्र के लिए संपन्न हुई। तो इस प्रकार से वहाँ पर जनजातीय समूह के आधार पर वहाँ पर एक शासन व्यवस्था संचालित हो रहा था। कुछ समय के बाद में वहाँ पर जनजातीय समूह पर जो अगला जो प्रभाव पड़ा वो है म्यांमार में सैन्य शासन। जनजातीय समूह कमजोर और उनकी जो स्थिति को देखकर वहाँ पर जो सैनिक शासन या सेना ने उन पर अत्याचार शुरू कर दिया म्यांमार में। और उनके अत्याचार के कारण वहाँ पर एक आंदोलन या विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। तो म्यांमार में सैनिक शासन, सैनिकों के द्वारा वहाँ पर जनजातियों के जो विरोध को कुचल दिया जाना या उनको मार दिया जाना, इस प्रकार से म्यांमार में जो स्थिति बन गई थी। वहाँ पर 1962 में जनरल लेविन सेनाध्यक्ष हुआ करता था और वहाँ के जो शासक थे उनका तख्ता पलटकर खुद जनरल लेविन वहाँ का शासक बन गया। और जनरल लेविन जब शासक बना तो उसके बाद में वहाँ की गरीब जनजाति परिवार या उनके बच्चों को शोषण कार्य शुरू कर दिया और उनके विरोध को कुचल दिया जाता था और उनको सजाएं दे दी जाती थी। तो इस प्रकार से जनरल लेविन का शासन एक सैन्य शासक के रूप में वहाँ पर म्यांमार में हुआ था। इसके बाद में जो आता है वो है सैनिक शासन और लोक संघर्ष। लोकतंत्र के लिए संघर्ष। सैन्य जो शासक था उनके द्वारा एक तो काम अच्छा किया, वो था उद्योग और खनिजों को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण करने से वहाँ पर संसाधनों पर अधिकार सेना पर या सेना के द्वारा वहाँ पर आधिपत्य स्थापित हो गया। राष्ट्रीयकरण तो किया, लेकिन सारे संसाधनों पर सेना का अधिकार या आधिपत्य वहाँ पर लोगों के
जो कार्य या लोगों को उन संसाधनों से अलग कर दिया गया, भूमि या संपत्ति से उसको बेदखल कर दिया गया। सेना के द्वारा एक वहां पर खनिजों का या संसाधनों का राष्ट्रीयकरण तो हुआ, लेकिन वहां पर रोजगार किसी भी प्रकार से उनको प्राप्त नहीं होता था। तो इसी प्रकार से वहां पर जो सैनिक शासन व्यवस्था संचालित थी, इसके कारण सेना के जो अधिकार क्षेत्र को हटाने के लिए वहां पर एक लोकतंत्र की स्थापना या लोकतंत्र के लिए संघर्ष म्यांमार में या बर्मा में शुरू हो गया। तो यहाँ पर 1962 से लेकर 1965 तक भूमि स्वामी या संपत्तियों को बेदखल कर दिया गया। तो इस प्रकार से म्यांमार में सैनिक शासन और लोकतंत्र के लिए संघर्ष जारी रहा। वहां पर के जो विद्यार्थी थे उन्होंने विरोध किया और एक जुलूस निकाला या एक आंदोलन का शुरुआत किया, जिसको बार बार सैनिक शासन ने धीरे धीरे कुचलने का प्रयास किया। कुछ समय के बाद में सैन्य शासन ने ये समझा कि अब यहाँ पर विरोध जो दिखाई दे रहा है उसके लिए कुछ प्रयास करना चाहिए, और सैनिक शासन ने 1990 में चुनाव घोषित किया। 1990 में चुनाव जब घोषित किया तो वहां पर जो NLD नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी नाम की जो आंग सान जो सूकी थी, उनकी एक पार्टी थी, उन्होंने भी इस चुनाव में भाग लिया और 80% वोटों के साथ में वो उस पार्टी के सबसे बड़े पार्टी के रूप में जीत हासिल की। लेकिन जिस समय चुनाव हुए उस समय आंग सान जो थी वो जेल में बंद थी, और उसके जेल में बंद रहते हुए उनकी जो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई। लेकिन इस पार्टी की जीत से सेना जो थे वो खुश नहीं थी। उनकी पार्टी को या उनकी जीत को अवैध घोषित कर दिया गया, और अवैध घोषित करने के बाद में जो आंग सान सू की थी उनको जेल से निकालकर घर में, उसके घर में नजरबंद कर दिया गया, उस पर निगरानी रखा गया ताकि किसी भी प्रकार से लोकतंत्र की बहाली के लिए या जीत के लिए वो प्रदर्शन या सेना के प्रति कुछ भी ऐसा कार्य न कर सके। इसी दरम्यान 1991 में आंग सान जो सूकी थी उनको सरकार के द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया गया, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार। लेकिन वो जेल में बंद रहने के कारण उनका जो बेटा था वो उस नोबेल शांति पुरस्कार को ग्रहण किया। तो इस प्रकार से वहां पर आंग सान सू की को नजरबंद करके रखा गया था। इसके बाद में जो आता है म्यांमार में बदलाव। म्यांमार में बदलाव की स्थिति तब देखने मिली जब 2007 में थेन सेन प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, और प्रधानमंत्री नियुक्त होने के बाद में वहां पर सत्ता उनके हाथ में तो आ गया, लेकिन एक सैनिक या सेना के नियंत्रण में वो कार्य कर रहा था। सेना के नियंत्रण में कार्य करने से वो स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पा रहा था, और
उसके बाद 2011 के आते ही वहां पर फिर से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई और चुनाव जो उपचुनाव था और उस उपचुनाव में 45 सीटों पर चुनाव हुआ और उस 45 सीट के चुनाव में जो NLD जो आंग सान सूकी की जो पार्टी थी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी नाम की जो पार्टी थी, उस पार्टी ने 45 सीट में 43 सीट अपने कब्जे में प्राप्त कर लिया और उसके बाद में वहां पर उनकी फिर से बड़ी पार्टी के रूप में एक सामने आई और उस पार्टी का संचालन हुआ। धीरे धीरे वहां पर बदलाव हुआ और उसी समय बर्मा जो नाम था, बर्मा का नाम बदलकर म्यांमार रख दिया गया। तो इस प्रकार से म्यांमार में लोकतंत्र की स्थापना के लिए इसमें विदेशियों ने भी, संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इसमें हस्तक्षेप किया ताकि वहां पर लोकतंत्र की स्थापना किया जा सके और म्यांमार एक लोकतांत्रिक देश के रूप में सामने आए और वहां पर जनता की भलाई हो, जनता के कल्याण के लिए वो जनजाति समूह या वो विद्यार्थियों के लिए अच्छा से कार्य किया जा सके। तो इस प्रकार से 2011 में सबसे बड़ी पार्टी, 2015 में ये NLD का दोनों सदनों में एक आधिपत्य या दोनों सदनों में इनकी जीत या इनके सदस्य वहां पर स्थापित हो गए। तो इस प्रकार से म्यांमार में देखा गया कि किस प्रकार से वहां की शासन व्यवस्था थी और कैसे वो लोकतंत्र की स्थापना हुई। इस संबंध में आज आपके सामने प्रमुख बातें रख दिया गया। अगले चैप्टर में या अगले भाग में और प्रमुख बातों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।